So, गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम आपकी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज बेस्ड है आपकी एनसीईआरटी बुक्स पे। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे टॉपर्स हैं और जो हमारे सीनियर्स रहे हैं उन सभी के हमेशा से ये रिकमेंडेशन रही है कि हमें सबसे पहले अपनी तैयारी की शुरुआत हमेशा एनसीईआरटी से की जो बुक्स है वहीं से करनी चाहिए। दीज बुक्स आर नोन एज बेसिक बुक्स। जब एक बार आप 6 to 12 की जो एनसीईआरटी की जो हमारी बेसिक बुक्स है, जब अब आप इनसे फैमिलियर हो जाते हैं तो उसके बाद के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बनाना और कॉन्सेप्ट को समझना और उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करना बहुत ही इजी हो जाता है। और अभी हाल के दिनों में ऐसा भी देखा गया है कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस एनसीईआरटी बुक्स। तो इन्हीं बुक से डायरेक्टली स्टेटमेंट उठा के हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आने वाले सेशंस में हम क्या करने वाले हैं कि 6 to 12 की जो भी आपकी एनसीईआरटी है उसको एक होलिस्टिक वे में टैकल करने जा रहे हैं और उसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लेके चलने वाले हैं। तो आज से जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो है आपकी हिस्ट्री की। तो पहले हम 6 to 12 तक की सारी हिस्ट्री को कवर करेंगे। उसके बाद आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसमें वन बाय वन हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करते चले जाएंगे, राइट। तो अभी आज से जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आपकी हिस्ट्री की और वो है क्लास 6 की हिस्ट्री। और जैसे आप क्लास 6 की हिस्ट्री की शुरुआत करने जाएंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री इज नथिंग बट अ क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है कि पास्ट की एक क्रोनोलॉजी ही हिस्ट्री है। अब अगर पास्ट की क्रोनोलॉजी है एक हिस्ट्री है, मतलब जो पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसी को हिस्ट्री कहते हैं। तो अगर पास्ट की क्रोनोलॉजी हिस्ट्री है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हो जाती है आपकी डेट्स की, कि डेट्स जो भी इवेंट्स हुए होंगे वो डेफिनेटली किसी ना किसी डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे हुए होंगे। तो आप उन स्पेसिफिक डेट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही हिस्ट्री है। अब अगर आप थोड़े से भी फेमिलियर हैं, अगर हिस्ट्री को आपने थोड़ा भी समझा है, आपने अपने स्कूल डेज में तो डेफिनेटली हिस्ट्री को थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, तो उसमें आपने एक वर्ड देखा होगा जिसको कहते हैं बीसी। जब भी कोई इवेंट मार्क किया जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस बीसीई में था, या जो अशोका का जो पीरियड है वो इस बीसीई में रहा है, राइट। तो उसके बाद एक वर्ड और आपने देखा होगा वो है एनो डोमिनी, या कहीं कहीं आपने देखा होगा सीई, कॉमन एरा, राइट। तो कि एनो डोमिनी या कॉमन एरा यानी आफ्टर क्राइस्ट। तो पहले क्या है कि कुछ डेट्स के पास लिखा है बीसीई यानी बिफोर क्राइस्ट, और कुछ डेट्स के बाद आपने देखा होगा, कुछ ईयर्स के बाद आपने देखा होगा कॉमन एरा मेंशन है। तो ये बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरो भी है, यानी जीरो के पहले, यानी कि जीरो के पहले बिफोर और जीरो के बाद आफ्टर, राइट। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है क्राइस्ट, इसका मतलब ये भी है कि क्राइस्ट से पहले और क्राइस्ट के बाद। तो ये जो जीरो है ये मार्क करता है आपके जीसस क्राइस्ट के बर्थ को। तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसको अगर हम जीरो ले लें तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले के सारे इवेंट हो गए आपके बिफोर क्राइस्ट, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो भी इवेंट्स है वो है होंगे क्या आपके एनो डोमिनी या कॉमन एरा। अब अगर क्राइस्ट का बर्थ ही बिफोर क्राइस्ट या कॉमन एरा है तो क्राइस्ट का बर्थ कब लिया जाता है, या क्राइस्ट का बर्थ जो है कहाँ से हम टैकल करते हैं कि यहाँ से क्राइस्ट का बर्थ हम लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो इसको जानने के लिए अभी इस स्लाइड को हम यहीं पे होल्ड करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं कि कब हमने समझा कि ये जो क्राइस्ट का एरा है या जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है वो कब हम लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी यहीं रोकते हैं और आगे के स्लाइड में देखते हैं, फिर लौटेंगे इस क्वेश्चन पे। तो जो ये आपकी बुक है, अगर आप इसका टाइटल देखिए तो इन्होंने लिख कर रखा है, बुक का जो टाइटल है वो है आवर पास्ट। अगर आप इस पे गौर करिए तो यहाँ पे इन्होंने एस लेके रखा है आवर पास्ट। इसका मतलब ये है कि ये समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू प्लूरल, है ना। पास्ट की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा पास्ट की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों है कि एक से ज्यादा पास्ट की बातें इस बुक में की गई है ना। पास्ट होना चाहिए अवर पास्ट, हमारा अतीत या हमारा जो भी पास्ट में वो जो एक ही बात होगी ना। तो यहाँ पे पास्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसको समझते हैं आपके इंडेक्स से कि इंडेक्स क्या कहता है। तो अगर आप ओवरऑल जो इंडेक्स उसकी समरी समझे तो इंडेक्स में ये बताता है कि ये जो बुक है ये वेरियस एस्पेक्ट को कवर कर देगी। वेरियस एस्पेक्ट को कवर करिएगा क्या मतलब है कि ये जो बुक है केवल वॉर पे फोकस नहीं है, केवल जो पास्ट की सोसाइटी उस पे फोकस नहीं है, केवल पास्ट की पॉलिटिक्स पे फेमस नहीं है। ये क्या है, पास्ट की जितनी भी चीजें हुई है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो भी हर एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, बी इट पॉलिटिकल
बी इट सोशल एस्पेक्ट, बी इट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट को ये बुक क्या कर रही है, कवर कर रही है, हर एंगल को टच कर रही है। इसलिए जो बुक का टाइटल है दैट इज नॉट आवर पास्ट बट आवर पास्ट, राइट। अब देखते हैं कि ये जो हमारी बुक है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो बुक की शुरुआत होती है वो कहते हैं व्हाई स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाए। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। अब ये तो हमने क्लास की बिगनिंग में ही समझ लिया था व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज नथिंग बट क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट, कि पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में जो हमारी स्टडी है दैट इज हिस्ट्री। अब व्हाई स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाए। तो एक फेमस कोट है सीले का। सीले ने कहा था कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, पास्ट का जो पॉलिटिक्स है वो हिस्ट्री रही है, और पॉलिटिक्स क्या है, प्रेजेंट, मतलब कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। इसका क्या मतलब हुआ कि पास्ट के टाइम पे, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर अकबर का नाम सुना हो, आपके बादशाह अकबर या जहांगीर का नाम सुना होगा या औरंगजेब का नाम सुना होगा, तो जो भी पास्ट के लोग रहे हैं, जो भी हमारे क्या रहे हैं, जो भी बादशाह या जो रूलिंग क्लास रहा है, वो क्या करता था, रूलिंग क्लास का काम क्या था कि वो पॉलिसी को बनाते थे। ठीक है, दे मेक पॉलिसी, दे फ्रेम पॉलिसी फॉर द मासेस। तो उस समय जो वो पॉलिसी बनाया करते थे वो क्या था कि बाकी लोगों पे वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती, राइट। तो पास्ट में वो जो चीजें थी वो तो उनकी पॉलिटिक्स का पार्ट थी ना। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स वो है कि पॉलिटी का इंप्लीमेंटेशन ही पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो जो पास्ट की इनके जो रूल्स थे, जो भी लॉज थे, ये बनाते थे उस टाइम के अपने मासेस के लिए, उनके मासेस के वेलफेयर के लिए या अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो था उनका पॉलिटिक्स। अब जो उनकी पास्ट की पॉलिटिक्स रही है अकबर की या किसी भी रूलर्स की, वो आज के टाइम पे अगर हम पढ़ते हैं तो वो है हिस्ट्री। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट के लोगों की जो पॉलिटिक्स है उसको हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर पास्ट की क्या कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसने क्या किया है कि रूलर ने क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है जो क्या किया है जिसने कि उनके रूल को मेजर वे में इम्पैक्ट डाला है, या इस तरीके से इम्पैक्ट डाला कि वो कहीं ना कहीं रूल ही डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया। तो क्या उसमें रूलर की गलती रही है, या किस तरह से रूलर ने अपनी क्या पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया, क्या वो ऑटोक्रेट हो गए, या क्या ऐसी कुछ ऐसी पॉलिसीज में फ्लॉज थे जो क्या होने लगे जो उनके डिसइंटीग्रेशन का रीजन बने, राइट। अब कुछ ऐसे भी पॉलिसी जरूर रहे होंगे कि जो मतलब इतना उन्होंने विजनरी सोचा कि जो आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो उसकी रिलेवेंस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। जैसे आपका आईने दहशाला एक अकबर की पॉलिसी थी, टोडरमल एक टोडरमल सिस्टम था अकबर के, उसमें मनसबदारी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अकबर की जो पॉलिसीज रही है। तो उनका कितना मतलब कितना दूरदर्शी, कितना विजनरी इम्पैक्ट था कि आज के टाइम में भी उनकी रिलेवेंस बनी हुई है। या अलाउद्दीन खिलजी की कुछ पॉलिसीज थी, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी जो विजिलेंस करता था, जो सर्विलांस करता था, उसकी जो पॉलिसी है उसका मेजर इम्पैक्ट आज की सोसाइटी में भी अगर हम इस तरीके की पॉलिसी को लाएं थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके आज की सोसाइटी के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेजर इम्पैक्ट है, जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हमारी आज की सोसाइटी के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकती है। तो अब हिस्ट्री पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है कि पास्ट की जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका प्रेजेंट में क्या हो, प्रेजेंट में वो चीजें नहीं होने पाए, और पास्ट में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उस चीजों को हम कैसे आज की कल्चर में, आज की सोसाइटी में इम्बाइब करें, राइट। तो पहला रीजन तो ये है हिस्ट्री पढ़ने का। दूसरा रीजन ये है कि जब हम ये समझते हैं कि हम कहाँ से आए हैं तो ही हम ये अच्छे से जान पाते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे आपका ट्री होता है कि ट्री की रूट जितनी ज्यादा नीचे होती है उतना ही वो ट्री ऊपर ग्रो करता जाता है। सेम वे जितना अच्छे से हम अपने हिस्ट्री को समझते हैं, जब हम ये समझते हैं कि हमने कितने, अगर हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा तो हम ये समझते हैं कि कितने मुश्किल से हमें ये फ्रीडम मिली है, तो हम ये समझ रहे हैं हम कहाँ से आए। अब हम बेटर वेल एक्सरसाइज कर पाएंगे कि हमें कहाँ तक जाना है। तो अब वाइज स्टडी हिस्ट्री पढ़ने के पीछे का दो रीजन हमने समझ लिया। आगे आने वाले चैप्टर्स में देखिए तो क्या बता रहे हैं, what, where, how and when, and सेकेंड चैप्टर आपका फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब बेसिकली ये जो दो चैप्टर है ये बात करता है आपके स्टोन एज की, राइट। जो शुरू के आपके दो चैप्टर है ये बात कर रहा है स्टोन एज की, जिसमें बताना है पहले कि कहाँ से इंसान की शुरुआत हुई, ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हुई, कैसे आए, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, कब कब डेवलपमेंट हुआ। और अब जैसे अभी आज की जो सोसाइटी देख रहे हैं यहाँ पे तो फैमिली भी है, स्टेट भी है, नेशन स्टेट भी है, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन भी है, लेकिन कभी ना कभी जो शुरुआत हुई होगी वो इंडिविजुअल लेवल पे हुई होगी। तो इंडिविजुअल ने कैसे ग्रो करके ये फैमिली का कॉन्सेप्ट आया, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया, सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया, देन आपका स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो ये कैसे कैसे अपब्रिंगिंग हुई।
तो जो आपका आदिम मानव था, जो आपका मतलब प्राइम जो रहे होंगे, वो तो जरूर हंटर्स या गैदरर्स रहे थे। ऐसा ही हम समझते हैं ना कि पहले जो इंसान पहले हंटर था, फिर हंटर्स हुआ। तो मतलब एक इंडिविजुअल से लेके स्टेट तक का जो ह्यूमन ने ट्रेवलिंग की है, जो अपना डिस्टेंस कवर किया है, उसके पीछे का क्या क्या रीजन है, क्या था स्टोरेज, कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई है, और क्यों हम उस एरा को स्टोन एज कहते हैं, ये हम समझने वाले चैप्टर 1 एंड 2। जो आपका अगला थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर बात करता है इन द अर्लीस्ट सिटीज। अब यहाँ पे देखिए वर्ड कह रहा है सिटीज, इसका मतलब ये है कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन एंड समथिंग विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। जैसे ये वर्ड आता है मॉडर्नाइजेशन, जैसे हम सुनते हैं मॉडर्नाइजेशन, तो हम ये समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन विच इज रिलेटेड टू द एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहाँ पे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए वो ही मॉडर्नाइज है। बट अगर मॉडर्नाइज को आप होलिस्टिक वे में देखें तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमन में साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट भी मॉडर्नाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ साइंटिफिक टेम्परामेंट का, कि मतलब कि मेरी जो थिंकिंग है वो रैशनल हो जाए कि मैं सही को सही और गलत को गलत प्रॉपर वे में समझ सकूं। अगर आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन की बात हो तो क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या सही है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या गलत है, वो टेम्परामेंट डेवलप होना, वही क्या है मॉडर्नाइजेशन। तो जो शुरुआत हो रही है आपकी इन द अर्लीस्ट सिटीज, यहाँ पे जो सिटीज का कॉन्सेप्ट है ये समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब है कि पहले जो हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो पहले एक बार सिटीज में रह चुकी, यानी वो मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे हो चुका था। तो समझेंगे कि आपने जहाँ पे जो आपकी सिटीज की बात है, बेसिकली बात कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने सुना है एक सिटी का डेवलपमेंट था, वो सिटी थी आपकी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो किस हद तक था, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया था, और क्या उनमें ये साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप था, और या अगर था तो किस, अगर हम आज की ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो किस हिसाब का जो डेवलपमेंट है आज का और उस समय का, वो हम यहाँ पे समझ पाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट। फिर अगला जो चैप्टर आपका व्हाट बुक्स एंड मटेरियल्स टेल्स अस, इसमें जो बात की गई है वो है आपकी ऋग्वैदिक एरा की। जो आपका ऋग्वैदिक या वैदिक कल्चर रहा है, जिसमें कि एक बार हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक एरा, उसके बाद पढ़ते हैं लेटर वैदिक एरा। तो वैदिक एरा की बातें की गई है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4। अब जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, ये बात करता है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। अब ये किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक जो है, ये एक्चुअली आपके 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, उनके बारे में बताता है। कि 16 महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है कि कोस्टल, अंग, मगध, जो पूरे 16 महाजनपद रहे हैं, उनके बारे में जो भी नॉलेज है वो हमें मिलती है आपके चैप्टर नंबर 6 से, सॉरी 5 से, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, इसके बारे में हम समझेंगे। अगला जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6, वो बात करता है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। ये न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज क्या है कि उस समय जो है आपके अर्ली फेज में हिंदुइज्म की शुरुआत हो गई थी। अब हिंदुइज्म की शुरुआत हो गई थी, मैक्सिमम लोग, जो सारे लोग थे, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। तो क्या ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए, क्या ऐसे चैलेंजेस आए, और क्या ऐसे वैक्यूम क्रिएट हुए हिंदुइज्म में, जिसने दो नए रिलीजन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। वो दो रिलीजन कौन से थे, एक था आपका जैनिज्म और एक था बुद्धिज्म। तो क्या हिंदुइज्म में ऐसे कुछ चैलेंजेस आए, और चैलेंजेस आए तो किस लेवल तक आए कि उसकी जो आपका नए दो धर्म ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गए, एक तो आपका जैनिज्म है और दूसरा बुद्धिज्म है। तो इसमें ये भी समझेंगे कि क्या जैनिज्म और बुद्धिज्म हिंदुइज्म को एक का एक ऑप्शनल बन पाए, और अगर बन पाए तो क्या आज के टाइम पे वो उतना ही रिलेवेंस वो इंडिया में रखते हैं या नहीं रखते हैं। और अगर वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपना रिलेवेंस है, अगर वो इंडिया में नहीं बना पाए हैं, तो इसके पीछे भी क्या क्या रीजन रहे हैं, समझेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 में। अगला जो चैप्टर है वो बात करता है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ये बेसिकली बात करता है आपके जब नंदा डायनेस्टी को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य आए हैं, आपकी मौर्य डायनेस्टी उन्होंने यहाँ पे इंडिया में स्टैब्लिश करी है। तो मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य रूलर है, ये ऐसे रूलर्स रहे हैं जिसने पूरी इंडिया को क्या किया है, इंटीग्रेट किया। इंडिया जो है 5 में बटी हुई थी, कहीं हमने पढ़ा ना कि 16, अभी पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद थे, तो 16 अलग अलग रूलर जो है रूल कर रहे थे इंडिया में। तो कैसे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यंस ने, या अशोका जो उनके जो आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उनके जो बेटे थे वो थे ग्रेट अशोका। तो कैसे अशोका और ये जो मौर्यंस थे, इन्होंने पूरे इंडिया को इंटीग्रेट किया है, जोड़ा है। उसके बाद एक पूरा इंडिया, जो इंडिया लैंड है, वो बनके हमारे सामने आया था। और फिर कैसे फिर से जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया इंडिया का, वो हम समझेंगे कि मतलब ऐसे क्या रीजन थे जिसने क्या किया, इंडिया को कंसोलिडेट किया है, उन्होंने पूरा इंडिया बनाया। और उसके बाद में क्या कुछ ऐसे रीजन हुए जिसने इंडिया को वापस से क्या कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया।
आगे आने वाले चैप्टर में है आपका वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, यहाँ पे जो है डिसइंटीग्रेशन हो रहा है आपके मॉडर्न्स का। और जो अगला है आपका चैप्टर 9 वो कहता है ट्रेडर्स किंग्स एंड। अब जैसे अशोक आपका मौर्य पीरियड आप देखोगे कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इंडिया में क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लोग इंडिया में आना शुरू हुए। जैसे शक आए, कुषाण आए, पल्लव आए, ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया में इस समय डिफरेंट कल्चर्स का इंडिया में आना शुरू हो रहा है। अब थ्रू वॉर भी ये इंडिया में शामिल हो रहे हैं, मतलब क्या थ्रू कहाँ कहाँ इन्होंने वॉर की और इंडिया में जो है अपनी अपनी नई डायनेस्टी शुरुआत की। और अगर डायनेस्टी की जब शुरुआत होगी तो आप देखेंगे कि कल्चर का भी एक्सचेंज होगा, कि यहाँ इंडिया के लोगों ने अपना कल्चर इनको दिया और ये लोग क्या करें इंडिया को अपना कल्चर इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे एक लाइन है ना कि सर जमीन हिंद पर अक़वामे अलाम के सिराग और कारवा बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, लाइक दैट। कि तो जो कारवा बसते गए वो कौन से कारवा थे, यही जो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे वो क्या कर रहे हैं इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में आ रहे हैं तो थ्रू वॉर भी आ रहे हैं, थ्रू मैरिज भी आ रहे हैं, और ये क्या करें इंडिया में नए जो है नए नए रिलेशन बन रहे हैं। नई नई जैसे शक है वो चीन के है तो चीन वाले अपना कल्चर लेके इंडिया में, चाइना से आ रहे हैं ये लोग। तो जो नए कल्चर का किस तरीके से इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वो जो है नए कल्चर इंडिया को अपनी कुछ चीजें दे रहा है, और इंडिया के लोग जो ये कल्चर वाले लोग हैं उनका जो मतलब कल्चर का आपस में एक्सचेंज हो रहा है उसको समझेंगे हम आपके चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद आ रहा है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स की। अब जब मॉडर्न खत्म हो गए और नए लोग भी आ गए हैं तो कैसे गुप्ता एम्पायर्स का इमरजेंस हुआ है, ठीक है, ये समझना है। और लास्ट आपका है वो बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक की बात करता है कि क्या बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर रहा है वो क्या है, पेंटिंग उस समय जो कोई पास्ट की चीजें जानने की चीजें ये तो यही है कि जो उस समय की बिल्डिंग है या उस समय उन लोगों ने अगर कुछ लिख के छोड़ा हो, या अगर उस समय की कोई भी हमें पेंटिंग वगैरह मिलती है जैसे भीम बेटिका की पेंटिंग या अभी आगे वाले एनिमल क्लासेस में और भी पेंटिंग हम देखेंगे तो वो क्या बताती है पास्ट के बारे में। अब जो पेंटिंग्स होती है या जो बुक होता है वो हमेशा क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे भी कोई पेंटिंग बनानी है, मुझे अभी कोई बुक लिखना है, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगी कि जो आज की चीजें चल रही है, आज की जो सोसाइटी है वही मेरे कैनवस पर उतरेगी या वही मैं अपनी कॉपी में क्या करूंगी जॉट डाउन करूंगी, राइट। तो अगर जो ये जो बुक है, ये जो पेंटिंग है, इसके थ्रू ही हम जान पाते हैं कि उस समय की जो सोसाइटी है वो एक्चुअली कैसी रही है। तो ये हम समझेंगे चैप्टर नंबर 11 में। तो बेसिकली इस बुक में हम यहाँ तक की बात करने वाले हैं। अब जो पहले स्लाइड में हमने क्वेश्चन छोड़ के रखा था कि किसको फिर हम जीरो लेके चले, तो एक्चुअली जो ये इंडेक्स आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स यहाँ पे अशोका खत्म हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मौर्यन खत्म हो रहे हैं, मौर्यन का जो डायनेस्टी खत्म हो रही है। तो ये जो जैसे पोस्ट मॉडर्न एरा आया है, ठीक है, जो पोस्ट मॉडर्न एरा है, बेसिकली इस पोस्ट मॉडर्न एरा को ही हम कहते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जहां पे भी पोस्ट मॉडर्न एरा है, जहां से मतलब मॉडर्न खत्म हो रहा है, पोस्ट मॉडर्न की शुरुआत हो रही है, इसी पोस्ट मॉडर्न एरा को हम कहते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोस्ट मॉडर्न एरा बर्थ ऑफ क्राइस्ट है तो जीरो क्या हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्न एरा। जीरो क्या हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्न एरा। अब अगर जीरो ही आपका पोस्ट मॉडर्न एरा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट मॉडर्न एरा के पहले की जितने भी इवेंट्स हुए हैं, यानी मौर्यन हुआ है या आपका बुद्धिज्म जैनिज्म हुआ है या आपके जो 16 महाजनपद बने हुए हैं, तो जो पोस्ट मॉडर्न एरा के पहले की जितने भी इवेंट्स है इसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद जितने भी इवेंट है इसको हम एनो डोमिनी या कॉमन एरा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया कि पोस्ट मॉडर्न एरा को हम जीरो समझते हैं, ये मान के चलते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एरा में ही क्राइस्ट की बर्थ हुई है, ठीक है, तो वो हो गया जीरो। तो अगर बिफोर क्राइस्ट यानी कि पोस्ट मॉडर्न एरा यानी मॉडर्न तक की जितने भी इवेंट्स हुए हैं इसको बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, और जो मॉडर्न के बाद जो भी मतलब आफ्टर मॉडर्न जो भी चीजें हुई है वो हमारा एनो डोमिनी या कॉमन एरा में आता है, ठीक। तो अब शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से कि पहला चैप्टर क्या है। जो पहला चैप्टर ये कहता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब क्या था, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे और कब आए थे। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है ये 4 चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन कहाँ से आए थे, इंसान यानी ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए हैं, व्हाट क्या है, कौन आया, कहाँ से आए, कैसे आए और कब आए। बेसिकली इसी के बारे में पूरी जो डिटेल है वो हमें चैप्टर नंबर 1 में मिलती है, राइट। अब ये कह रहा है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो अगर जब भी आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखिएगा तो एनसीईआरटी की बुक्स की जो सबसे खास बात ये होती है कि वो हर चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में देते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछे कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बताओ तो आप बोलो कि ह्यूमन बीइंग का पैर 2 होता है, हाथ 2 होते हैं, तो इसका मतलब ये दैट इज नॉट द ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब कि सिस्टमैटिक आप चलिए कि शुरू से हर चीजें बताने की कोशिश करिए कि शुरुआत कहाँ से हुई और उसके बाद धीरे 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 आप उसको क्या करेंगे वे फॉरवर्ड अप्रोच में खत्म करेंगे।
तो एनसीईआरटी बुक्स ही हमें एक्चुअली बताती है कि हमें अपना हमारा जो मेल्स का आंसर है वो कैसा होगा, ऑर्गेनाइज वे में हम कैसे लिखेंगे कि हर चीज को जम्बल नहीं करना है, हफेजल्ट नहीं करना है, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर लेते हुए ही हमें अपना आंसर लिखना है। समझते हैं कैसे? जैसे इन्होंने कहा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो आप आ जाइए इस स्लाइड पे जहां पे कहते हैं वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्सपर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। देखिए कितने ऑर्गेनाइज्ड वे बता रही है एनसीईआरटी। ये कह रही है कि जो हम किसके बारे में जान सकते हैं, हंटर्स के बारे में। शुरुआत कर रहे हैं किससे, सॉरी हंटर्स से, कि मतलब जो पहला इंसान रहा होगा, पहले जो इंसान था वो हंटर्स, हंटर था मतलब कि जो हंटर का मतलब ये है कि वो कहीं एक जगह तो नहीं बसा होगा, वो क्या करता था, घूम घूम के जो है जानवरों को ढूंढता था, एनिमल्स को फाइंड करते थे, उसको किल करते थे, उसी को या तो अपने खाने के लिए भी और अपने कपड़ों के लिए भी ये क्या करते थे, एनिमल्स को हंट किया करते थे। तो इंसान की शुरुआत हुई हंटर से, उसके बाद वो बन रहा है हर्डर्स, है ना, जो जो आप मतलब कि जहाँ से डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को और चराते वराते हैं, हर्डर्स। हर्डर्स के बाद अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं फार्मर्स। फार्मर्स का मतलब ये हुआ कि हर जगह तो झूम कल्टीवेशन हुआ कि नहीं, अब इंसान, अब जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, बसने की शुरुआत कर रहा है। हमारे यहाँ जो लोग हैं अब वो बसना शुरू करें, क्योंकि अगर आपको फार्मिंग करनी है तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे क्या करना होगा, बैठना होगा, रहना होगा। तो यहाँ पे शुरुआत हुई, पहले हंटर था, फिर हंटर्स बना, फिर फार्मिंग की शुरुआत हुई, यानी अब इंसान ने एक पर्टिकुलर जगह पे बसना शुरू कर दिया। अगर बसना शुरू कर दिया तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, फैमिली का। अब जब बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे क्लैशेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लैशेस हुए होंगे। अब उस क्लैशेस को निपटाने के लिए उन्होंने अपने में से किसी को, एक रूलर को बनाया होगा कि भाई तुम हमारे हम सबके तुम क्या बन जाओ, रूलर बन जाओ, हमें बताओ कि हम कैसे अपने मतलब किस तरीके से करें कि क्लैशेस इन द सोसाइटी, क्लैशेस कम से कम हो जाए। तो पहले हंटर्स आए, हर्डर्स आए, फार्मिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद बने रूलर क्लास। अब रूरल क्लास के बाद क्या है कि फार्मिंग हो ही रही थी, तो डेफिनेटली हर कोई हर कुछ जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सपोज कि उस समय अगर मैं भी फार्मर हूँ, आप भी फार्मर है, तो मैंने चावल उगाया, आपने बीट उगाया, राइट। तो अब हो सकता है मुझे बीट की जरूरत पड़े, अब आपको राइस की जरूरत पड़े, तो हम क्या करेंगे, तो पहले जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम की ट्रेडिंग होती थी कि भाई आप मेरे राइस ले लो, मैं आपका बीट ले लूँ, ठीक। तो कैसे बार्टर सिस्टम की शुरुआत में मर्चेंट क्लास आए हैं। अब जब लोग एक साथ रहते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है कल्चर का। तो कल्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक क्लास आप देखो तो वो हो रहे हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो कल्चरल या जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है ह्यूमन बीइंग के, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्रीस्ट। तो इसका मतलब देखिए कितने सिंक्रोनाइज में दे रहे हैं कि पहले हंटर्स आए, फिर हर्डर्स, देन फार्मर्स, देन रूलर्स, फिर मर्चेंट्स आए, उसके बाद प्रीस्ट। अब प्रीस्ट के बाद आ रहे हैं आपके क्राफ्ट्समैन। अब हमेशा तो आदमी जो है वो जानवरों की जो स्किन है वही तो नहीं पहन के रखेगा, या हमेशा क्या है इन लोगों में, अब जब आप रहने लगेंगे कहीं तो आपको जरूरत होती है इंजॉयमेंट की, सब काइंड ऑफ लेजर की, राइट। तो जो ये आपस का इनका एंजॉयमेंट रहा होगा, या जो ये लोग अपने एज अ हॉबी करते रहे होंगे, तो वहां से आपके नए या उनको कुछ और चीजों की भी जरूरत होगी। अपार्ट फ्रॉम रहना खाना भी हमें बहुत सारी, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आ जाते हैं आपके क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन। जब इंसान की, जब ह्यूमन बीइंग की सारी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, इसके बाद भी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट क्यूरियस क्रिएचर ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमारी मदर नेचर, उसके सबसे मोस्ट क्यूरियस क्रिएचर है वो आपकी ह्यूमन बीइंग। तो जब मतलब कि हम हमेशा क्या करते हैं, किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, ये मिल गया तो फिर ये चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए, राइट। तो जब आप देखिए कि जो आपके अर्ली जो ह्यूमन बीइंग थे, जब उनकी सारी नीड्स पूरी होती चली गई, तो लास्ट में आ रहा है साइंटिस्ट के, मतलब साइंटिस्ट, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि और नई चीजों को अब क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग खोजेगा और नई चीजों की तलाश करेगा, जहां से आपकी शुरुआत होगी फायर की। जो साइंटिस्ट, जहाँ तो साइंटिस्ट टेम्परामेंट, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ, तो कैसे उन्होंने फायर की खोज की, या और भी जो भी चीजें हैं कि मतलब अगर वो जो फूड है उनको कलेक्ट करते थे तो किन फूड्स को खाना है, किन फूड्स को नहीं खाना है, इन सारी चीजों की शुरुआत हुई, यानी साइंटिस्ट जो क्लास है वो ये बचना। तो क्या समझ सकते हैं हम पास्ट के बारे में, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो पास्ट के बारे में हम समझ सकते हैं कि कैसे हंटर से लेके साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले जो ह्यूमन बीइंग है उनका डेवलपमेंट हुआ। अब अगर डेवलपमेंट हुआ है तो आपका जो चैप्टर कहता है कि हुआ है, तो भाई कहाँ हुआ है ये समझना है। व्हाट मतलब क्या हुआ है, डेवलपमेंट हो गया, तो कहाँ हुआ, वेयर कहाँ पे हुआ। उसके लिए जो बुक है वो हमें एक मैप प्रोवाइड कराती है, और इस मैप के थ्रू ये बताने की कोशिश हो रही है कि अर्ली जो डेवलपमेंट है वो कहाँ कहाँ हुआ है, राइट। तो पहले जो आप बताते हैं, पहला बोलते हैं कि आज जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो एक्चुअली द बैंक ऑफ द रिवर हुआ है। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए कि जहाँ पे शुरुआत कैसे हो रही है, हंटिंग, हर्डिंग, देन फार्मिंग,
अब फार्मिंग के लिए जो सबसे क्रूशियल चीज है वो है आपका इरिगेशन। तो इरिगेशन अगर कोई जो है इरिगेशन का जो लैंड है, अगर मान लीजिए कि कोई बस रहा है वो रिवर से दूर रहेगा तो उसको इरिगेशन के लिए क्या करना होगा, प्रॉपर चैनल वगैरह, मतलब प्रॉपर चैनल में सारी चीजों को डेवलप करना होगा। लेकिन अगर हम रिवर के पास में ही बस जाएंगे तो इरिगेशन जो इरिगेशन है वो ऑटोमेटिकली इजी भी हो जाएगा या ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जो शुरुआत हो रही है बसने की वो एक्चुअली रिवर कोस्ट पे ही ज्यादातर जो हमारी सिविलाइजेशन है उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें ये पहले कहते हैं कि आप देखो नर्मदा रिवर की लोकेशन, नर्मदा रिवर की जो लोकेशन है यहाँ पे लोग जो है डेवलप हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिला बेल्ट ऑफ प्लांट्स, जहाँ पे लोग क्या करते थे, रूट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे, किसके लिए, फॉर देयर फूड। उसके बाद दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। तो यहाँ पे देखिए जो नर्मदा रिवर है, यानी कि ये वाला लोकेशन यहाँ पे नर्मदा रिवर बता रहे हैं, यहाँ के लोग क्या करते थे, घूमते थे, फ्रूट्स और फूड को कलेक्ट, मतलब फ्रूट्स को और ये जो हंटिंग है एनिमल की वो करते थे, जिससे वो अपना फूड कलेक्ट करते थे और इसी एरिया में वो लोग बसे हुए थे। आगे बुक क्या दी है कि अगला जो लोकेशन है वो आप देखिए सुलेमान और किरथा रेंज, सुलेमान और किरथा रेंज के बारे में कहा जा रहा है। तो ये है आपका सुलेमान और किरथा रेंज। इसके बारे में ये बुक कहती है कि सुलेमान और किरथा रेंज, जहाँ पे विमेन और मेन ने सबसे पहले क्या कहता है, फर्स्ट बिगिन टू क्रॉप, कौन से क्रॉप, सच एज व्हीट, बार्ले। तो यानी कि व्हीट और बार्ले जैसे जो क्रॉप्स हैं, तो अर्ली ह्यूमन बीइंग ने इस वाले दिन में व्हीट और बार्ले जैसे जो आपके क्रॉप्स हैं उनको, उनका कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, राइट। आगे बोल रहे हैं कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें थी। तो लोगों ने क्या किया था कि पहले तो वो क्या करते, वो हंट कर देते थे, बाद में इन्होंने जब हंटर्स बन तो जो उनके एनिमल्स उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो इन डोमेस्टिकेट जो एनिमल्स है, कितना डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, जिसमें शीप, गोट, कैटल को ये विलेज में अपने साथ रखते थे और उनके रियरिंग किया करते थे। रियरिंग मतलब जो इनकी खाल होती है, जो इनके हेयर्स होते हैं, उसको रियर कर लेते थे, जिससे अपने क्लोथ और जो भी इनके अलग अलग चीजें की नीड है वो इसी से पूरा किया करते थे। अगला जो कह रहे हैं बोल रहे हैं लोकेट द गारो हिल्स द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या हिल्स सेंट्रल। तो गारो हिल्स यानी नॉर्थ ईस्ट का ये वाला हिल, और विंध्या मतलब आपका ये वाला हिल। इन दोनों जगह पे ये क्या आप बता रहे हैं कि जो ये जो इन दोनों जगह है, these were some of the areas where agriculture developed। अब इसी तरीके के जो स्टेटमेंट है वो उठा के यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन अगर हम ये इस तरीके की लाइन अपने मेंस के आंसर में कोट करते हैं, या प्रीलिम्स में भी इस तरीके की लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें क्या याद रखना है कि यही कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां सबसे पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज ग्रोन वाज आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो जो आपका विंध्या की लोकेशन देखिए ये वाली, तो विंध्या के नॉर्थ में एक्चुअली राइस का कल्टीवेशन देखा गया है, ठीक। अब अगली जो बात कर रहे हैं कि आप ट्रेस करिए इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरी को देखते हैं, जहां पे ये है आपका इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक। अब यहाँ पे भी जो है डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिब्यूटरी वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब रिवर तो समझ आएगी, इंडस एंड ट्रिब्यूटरी में ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब है। तो रिवर देखिए दो तरीके से होती है, रिवर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक है डिस्ट्रीब्यूटरी और दूसरा है आपकी ट्रिब्यूटरी, ठीक। ट्रिब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जब छोटी छोटे जो रिवर्स हैं वो अपना अपना जो वाटर है किसी एक मेन रिवर में डाल देते हैं, तो वो जो छोटी छोटी रिवर्स होते हैं उनको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे भी इंडस है, अब इंडस ये सीधा जा रही थी, राइट, ये इंडस की लोकेशन है। इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, इन सब ने क्या किया, अपना वाटर इसमें ये सबमर्ज करा दिया। जब ये अपना वाटर यहाँ पे सबमर्ज करा रही है तो ये बन गया इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब जो अगला वर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब है कि जब कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और जो मतलब मेन रिवर फ्लो कर रही है और कोई अदर रिवर क्या करे, इसी मेन रिवर से वाटर को ले और एक नई रिवर बनता है। जैसे आपकी हुगली, हुगली क्या करती है कि गंगा रिवर से वाटर को कलेक्ट करती है और एक नई रिवर बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जो मेन रिवर से वाटर लेके आगे बढ़ जाती है वो है डिस्ट्रीब्यूटरी, और जो मेन रिवर में अपना वाटर मिला देती है वो क्या है, वो है ट्रिब्यूटरी, राइट। तो ये बता रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड ही जो है सिविलाइजेशन की जो है कैसे शुरुआत हुई है। फिर ये बोलते हैं कि गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी, अभी ट्रिब्यूटरी का मतलब तो समझ ही लिया, तो गंगा और इसके पास भी जो है क्या है कि जो आपकी सिविलाइजेशन है इसकी जो है शुरुआत हुई है। अब आगे बोल रहा है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, कि मतलब पहले तो ये समझते कि भाई लोगों का जो है ट्रैवलिंग वो कैसे हुई होगी। तो ट्रैवलिंग अब पहले के समय में कोई इतनी अच्छी रोड या सीवे या हाईवे या एयरवे वाटरवे तो नहीं रहा होगा। तो जो ट्रेवल्स करते थे, ट्रेवलर्स थे, उनको ये जो नेचुरल हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करना पड़ता था, और ये इन नेचुरल हर्डल्स को हम फ्रंटियर्स कहते हैं।
फ्रंटियर्स क्यों कहते हैं? जैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान जब आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं एक फ्रंट पे इंडिया लड़ रहा है, एक फ्रंट पे पाकिस्तान लड़ रहा है। तो फ्रंट मतलब सामने वाला, समझ लीजिए एक तरह से सामने वाला जो एनिमी है उसको फ्रंट कह रहे हैं। अब उस समय क्या था कि इनको नेचुरल फ्रंट्स को क्रॉस करना होता था। नेचुरल फ्रंट्स मतलब कि किसी ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, नेचर ने अपना फ्रंट खुद बनाया है। जैसे मान लीजिए कि किसी को मिडिल ईस्ट से इंडिया आना है या चाइना से इंडिया आना है, तो उसको या नेपाल से, तो उसको हिमालय जो माउंटेन उसको क्रॉस करना पड़ता था। अब हिमालय की जो टेराइन है, जो टोपोग्राफी, दैट इज वेरी वेरी टफ। उसको टफ मतलब उस टफ टेराइन को क्रॉस करके इंडिया आना था, ठीक। तो कि वो कैसे कैसे मतलब उस टेराइन को क्रॉस करके उन्होंने, जब वो आए होंगे तो कहा गया होगा कि जैसे वास्को डी गामा जब इंडिया आए तो कहा कि इंडिया की खोज हुई। तो ऐसा मतलब नहीं है कि इंडिया खोया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है मतलब जो नेचुरल जो हल्डर्स है, जो नेचुरल फ्रंटियर्स है, उनको क्रॉस करके धीरे धीरे क्या किया, वो इंडिया में वो आए, राइट। तो जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करके आए नेचुरल फ्रंटियर्स को क्रॉस करके, तो इसने क्या किया, एनरिचमेंट ऑफ आवर कल्चर ट्रेडिशन। एनरिचमेंट कल्चर मतलब कि जो कल्चर था वो तो था ही, कोई आया उसने अपने कल्चर की भी नॉलेज हमें दी, तो हमारा कल्चर और ज्यादा एनरिच होता चला। जो हमने लाइन पढ़ी ना कि कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, इसका मतलब कि और लोग आते गए, उन्होंने अपनी अपनी चीजों की जानकारी, अपने अपने कल्चर, अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने कस्टम्स को इंडिया के लोगों को सिखाया, और इंडिया के लोग अपने कस्टम, अपने रिलीजन, अपने जो ट्रेडिशन उनके बारे में अपने लोगों को बताया। तो जो कल्चर है वो और ज्यादा क्या हुआ, एनरिच हुआ है। उसके बाद जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने बताया है कि कैसे स्टोन की, जैसे ये जो अर्ली ह्यूमन बीइंग है वो तो केव में रहते थे, ठीक। तो केव में इन्होंने कैसे पत्थरों को काट काट के कार्विंग करके वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाई, ठीक है। म्यूजिक कैसे कंपोज किया गया, इवन कुकिंग ऑफ द फूड, या 700 ईयर्स से वो कैसे फूड की कुकिंग होती थी, ये सारा कुछ भी हमें कैसे पता चलता है कि जो ये ट्रैवलिंग वाले जो भी हमारे पास रहते हैं रिकॉर्ड्स, उन्हीं के थ्रू हम क्या जान पाते हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ द आइलैंड, अब इंडिया का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, वो मतलब वाई वी कॉल्ड इंडिया, इंडिया और भारत। तो इसके लिए भी कहते हैं अगेन लुक एट द एटलस। तो एटलस को देख लीजिए, ये है आपकी एटलस। इसमें अब ये भी हमने समझा कि जो है बाहर बाहर के लोग धीरे धीरे इंडिया आते चले गए, इंडिया आते चले गए। तो ये है आपकी इंडिया की लोकेशन, ठीक है। ये इंडस, तो इंडस मतलब यहाँ पे है आपका, यहाँ पे वर्ल्ड मैप तो अटैच नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड मैप है यहाँ पे आपका ईरान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, जो ये पान वाले देश हैं या जो मुस्लिम देश है, यानी इसमें बेसिकली ईरान से समझिए कि ईरान से जब लोग यहाँ आने लगे, तो जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले किस नेचुरल फ्रंटियर को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे आपकी इंडस रिवर। तो जैसे ही वो इंडस रिवर तक पहुंच रहे हैं, इंडस के पास आ रहे हैं, वो देखते हैं क्या कि इंडस रिवर के पास ही सिविलाइजेशन की क्या है, सिविलाइजेशन बना हुआ है, सिविलाइजेशन बसा हुआ है, ठीक। तो क्योंकि इंडस के पास उन्होंने सिविलाइजेशन को देखा, तो उन्होंने उस सिविलाइजेशन को बोला कि इस इंडस के जो के पास इंडस के बैंक को बसने वाली सिविलाइजेशन है, क्या है, इंडिया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं कि इंडिया, इंडिया इंडस को सिंधु रिवर बोलते हैं, सिंधु है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सिंधु के पास बसने वाले लोग हैं वो है सिंधु, और इसी सिंधु को, जो सिंधु रिवर है, ये जो है एक मतलब जो कहते हैं ना हिंदी में अपभ्रंश, तो इस वर्ड को रिप्लेस किया गया हिंदू से, और कहा गया कि मतलब रिप्लेस किया, उन्होंने सिंधु बोला, और हिंदू मतलब एक्चुअली हिंदू नहीं सिंधु बोला था, तो लेकिन उसी सिंधु को मतलब मॉडिफाई होते होते वो बन गया हिंदू, यानी कि इंडस के पास बसने वाले हिंदू, और इन हिंदुओं का जो देश है वो है हिंदुस्तान, ठीक है। अब हिंदू से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वो किसी धर्म की बात हो रही है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हिंदुइज्म नॉट इज नॉट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ। उसके बारे में हम समझेंगे जब क्वालिटी देख रहे होंगे। तो पहला जो नाम है वो बताया कि हमने इसको इंडिया क्यों कहा कि जब वहां से ईरान से लोग आए, उन्होंने देखा इरानियन और ठीक आए नॉर्थ वेस्ट से, तो उन्होंने देखा इंडस रिवर, और इंडस रिवर के पास बसने वाले को कह दिया गया हिंदूस और इंडोस। अब द नेम भारता वाज यूज्ड विद द ग्रुप ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ वेस्ट मतलब कि इस वाले एरिया में, मैं आपसे समझिए, नॉर्थ वेस्ट यानी जो ये वाला एरिया था, नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था, यहाँ पे बस यहाँ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें मिलता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में इस पूरे एरिया के बारे में डिस्कशन मिलता है, और ऋग्वेद ने इस पूरे एरिया को भारत कह के बुलाया, ठीक है। तो क्योंकि ऋग्वेद ने इस पूरे एरिया को भारत कह के बुलाया, इसलिए हम अपने जो हमारा ये पूरा लैंड है इसको भारत या इंडिया कहते हैं। इंडिया मतलब हम समझ चुके हैं इंडस रिवर के पास, और भारत जो कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है, राइट। अगला है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में जानते कैसे हैं, तो पास्ट के बारे में बताने वाले जो बॉडी है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। अब पास्ट के बारे में बताते कैसे, तो वो उसके लिए जो दो वे है, एक है आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स और दूसरा है आपका इंस्क्रिप्शन।
तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, तो मेन्यू जो है एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड मेन्यू का मतलब होता है हैंड, यानी कि जब कोई चीजें हाथ से लिखी जाए और उसको जब पढ़ा जाता है तो उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे ये आपका एग्जांपल है, अब पहले के टाइम पे पेपर तो नहीं रहा होगा, तो ये लोग क्या करते थे, पाम लीफ पे विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड, वो अपने हैंड से वो रिटन में सारी चीजें लिख दिया करते थे। जैसे हम लोग अभी टाइम टेबल बनाते हैं ना कि 7 बजे से 8 बजे तक ये करेंगे, और तो पढ़े ना पढ़े लेकिन टाइम टेबल बनाते हैं, सेम वे क्या करते हैं कि ये लोग भी जो है पाम लीफ पे क्या करते थे, अपनी चीजों को डिस्क्राइब किया करते थे। ठीक है, तो उन्हीं पाम लीफ पे जो भी इन्होंने लिख के छोड़ा है उसको आज के टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स और जो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए डिजाइन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको इसके बारे में प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं और फिर वो हमें बताते हैं कि पास्ट में जो चीजें रही हैं वो कैसे रही होंगी। तो पहला वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है कि पाम लीफ पे लिखी हुई बातें, किसके, मेनू से, मेनू मतलब हैंड से, हैंड से जो है जो भी बातें लिखी है वो है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट। और अगला जो है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि हर चीजें तो उन्होंने पाम पे नहीं लिखी है, तो कहीं कहीं जो है स्टोन्स पे या दीवारों पे क्या करते थे कि वो अपने जो 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 कि किंग है वो भी अपने जो ऑर्डर्स है वो क्या करते थे इसी स्टोन पे लिख दिया करते थे। अब स्टोन पे लिखने की वजह क्या थी कि अगर वो पाम लीफ पे लिखेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं था। मान लीजिए कि उस समय कोई इंटरनेट या कंप्यूटर तो रहा नहीं होगा कि मान लीजिए अशोक को कुछ भी ऑर्डर देना है वो कंप्यूटर पे बोल दे और डाल दे, आप जाके साइट पे विजिट कर ले, ऐसा तो है नहीं। और पाम लीफ डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं था कि सबको वो चीजें पता चले, तो क्या होता था कि जगह जगह वो स्टोन पे कार्विंग कर दिया करते थे, चाहे वो किंग रहे हो या जो है आपकी जो आपके उस समय का एलीट क्लास था, वो लोग भी अपने जो मैसेजेस है वो क्या करते थे कि जो दीवार है उसी पे इंस्क्राइब कर दिया करते थे। तो इन्हीं दीवारों के जो मैसेज है जो है उसी को हम प्रॉपर में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन के बारे में जो है आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। तो वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल। इस पे ये लोग जो है क्या करते थे, लिखा करते थे। समटाइम्स किंग के ऑर्डर इस और यह जो है जो वहां लोगों को विजिबल हो जाए, लोग देख के समझ जाए कि अच्छा किंग ने ऐसा ऑर्डर दिया है और वो समझ सके कि भाई हमें ये चीजें फॉलो करनी है। या किंग कोई हमें मैसेज दे रहे हैं, कोई बधाई दे रहे हैं, तो ये जो हम मौर्यन एरा पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे देवनाम प्रियदर्शी है यानी कि किंग अशोका है, उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन छोड़ के रखे हैं। उसके बारे में प्रॉपर जो स्टडी हुआ है वो हम देखेंगे आपके मॉडर्न वाले चैप्टर में कि कैसे इंस्क्रिप्शन काम आए हैं। ठीक है, तो अब ये सारी जो है चीजें मतलब इसके अलावा भी कुछ जैसे की चीजें होंगी कि मान लीजिए बोन्स हो गए, स्टोन्स हो गए। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी वो डिगिंग करी जाती है तो वहां से हमें डिफरेंट टाइप के बोन्स या डिफरेंट टाइप के मेटल्स ये सब मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनका प्रॉपर वे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं हमारे पास्ट के बारे में। तो बेसिकली यही था आपका चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 में हमने क्या समझा कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कैसे एक अर्ली जो ह्यूमन है उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ और बेसिकली हम उसको कहाँ कहाँ हुआ हमने देख लिया। नर्मदा का जो रीजन है, सूर्यमान प्रथा का रीजन देख लिया। अब इसके बाद ये भी देख लिया कि इसके बारे में हम कैसे जानते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट है, पास्ट यानी डेट है, डेट भी हम कैसे रखते हैं, बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा, ये सारा कुछ हमने चैप्टर 1 में देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो बात होगी वो है आपका अगला चैप्टर जो बात करेगा आपके कि हंटिंग और गैदरिंग से कैसे वो ग्रोइंग फूड वाला बन गया, फूड उगाने वाला बन गया, यानी कि फैमिली की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक इंडिविजुअल से फैमिली या कहे तो फैमिली से सोसाइटी या सिविल सोसाइटी की कैसे शुरुआत। अभी जो सिविल सोसाइटी है वो तो एक्चुअली आपका इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में बनेगा, फिर भी हंटिंग या जो शिकार करने वाला इंसान है वो कैसे क्या बना है, उसने एक फैमिली बनाई है और फार्मिंग की शुरुआत हुई है, वो हम देखेंगे चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 1 में यही तक। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।